नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सौभाग्य है आज हमारे साथ हैं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री और साथ में आवासन और शहरी विकास मंत्रालय का भी प्रभार देख रहे श्री हरदीप सिंह पुरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडीयूपी के शो में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे जो अर्बन कन्क्लेव है इसका थीम क्या है सर, किस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी शो पे मौका दिया अपने मंत्रालयों के बारे कुछ आपको जानकारी देने के लिए। ये जो अर्बन कॉन्क्लेव है इसकी थीम है आज़ादी एट 75, अर्बन लैंडस्केप एंड द न्यू इंडिया। तो इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पिछले 75 वर्ष शहरी आबादी बढ़ी है जी। 1947 में 6 करोड़ थी, आज 60 करोड़ है, 60 करोड़ होने जा रही है 2030 तक। सो जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और आत्मनिर्भरता की परिभाषा मैं जी जिस पे शहरी क्षेत्र में कहता हूं कि हम 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। तो इसमें हमारे जो सिटीज़ हैं, हमारा जो शहरी क्षेत्र है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। मोदी जी ने जो 2014 मई में सरकार बनाने के बाद जो उन्होंने केंद्रीय योजनाएं शुरू की, उसके मैं कुछ आंकड़े बता दूं आपको। जी जरूर। 2004 और 14 के बीच जब कांग्रेस की लेड यूपीए सरकार थी, तो सारी जो अर्बन स्कीम्स थी, उनकी प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन थी, उनको अगर मिला के देखें तो 10 साल में 1,57,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है अर्बन सेक्टर में, सारी स्कीम्स को मिला के। जी। मोदी जी की सरकार बनी मई 2014 में। ये जो हमारी अर्बन योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, हृदय, स्वच्छ भारत तो हो गई थी शुरू 2014 में ही। ये सब जून 2015 में शुरू हुई। तो आप 6 साल के आंकड़े देखें 2015 जून से लेके आज तक, तो इन 6 वर्ष में जो इन्वेस्टमेंट हुई है 7 गुना हुई है। जी हाँ। 11,83,000 करोड़। सो वी हैव गॉन फ्रॉम 1,57,000 करोड़ इन 10 years to 11,83,000 करोड़ इन 6 years। पर जैसे जैसे ये योजनाएं मैच्योर होती गई और कंप्लीट होती गई, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, मोदी जी ने ये कहा था कि द बिगेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन पे टू द महात्मा इसकी जब हम उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें 2 अक्टूबर 2019 को जी। तो इंडिया शुड बी ओपन डेफिकेशन फ्री। बिल्कुल, मुझे याद है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमें 73 लाख शौचालय बनाए, 66 लाख और 67 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड 5-6 लाख कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट। जी। But सफलता has not come from there. सफलता has come from the fact that you took a project of the government and you converted it into a जन आंदोलन। ठीक बात। पर वहां रुके नहीं हम जी। अभी 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने SBM 2 अनाउंस किया। अमृत 2 and SBM 2 और अमृत 2। जी। लुक एट द स्कोप। जी। SBM 2 will take you not from ODF plus, ODF plus plus, garbage free cities। जी। Amrit 2 will make sure that every household in the country, no matter where it is, will have a water tap connection। और जो अमृत 1 में लिमिटेड कवरेज थी बिकॉज इट ओनली कवर्ड 65% ऑफ द अर्बन एरिया, 100% होगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सारे जो टोटल कवरेज, अगर आप देखिए तो अमृत 2 में और SBM 2 में another 4,30,000 करोड़ के एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज ऑनगोइंग वर्क। It reflects the Prime Minister's personal commitment and it outlines a vision of urban India. By most of your GDP is going to come from urban India। बिल्कुल। आपकी प्रोडक्शन, जी। आपके शहरों की वो, आप अर्बन ट्रांसपोर्ट देखिए। जी। जब वाजपेयी जी की सरकार थी 2002 में हमने मेट्रो की शुरुआत की। जी। टुडे वी हैव 760 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशनल है। मैं यूपी के आंकड़े दे दूं आपको। यूपी में इस समय मेरे हिसाब से कोई 82 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशनल है, जिसमें 67 किलोमीटर योगी जी के समय बनी है। जी। और 131 किलोमीटर और मेट्रो इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। आगरा, कानपुर,
गोरखपुर का शायद जल्दी शुरू होने वाली है। गोरखपुर में हो जाएगा, आगरा कानपुर में तो काम हो रहा है। बिल्कुल। एक तो उसमें से कानपुर तो शायद 22 किलोमीटर एंड ऑफ द ईयर तक ट्रायल रन भी हो जी जाएगा। हाँ, वही चल रहा है। और ये 131 में से आप देखें तो ये RRTS है जो है दिल्ली मेरठ का शायद, दैट इज अबाउट 80 किलोमीटर्स और सो, रफली अराउंड दैट। ठीक बात, आंकड़े आपने बताए और हम सब जानते हैं कि भारत ने पिछले विशेष रूप से 2014 के बाद से जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। मंत्री महोदय, आपसे हम जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष में अनेक राज्य हैं और सभी राज्यों की चुनौतियां अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश की चुनौती अपने आप में अलग चुनौती है। आप अपने मंत्रालय को लेकर जो योजनाएं भारत सरकार चला रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो है, दो बातें होती हैं, एक योजनाओं का बनना और दूसरा उसका एग्जीक्यूशन, तो आप क्या चुनौतियां देखते हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश को मैं अंग्रेजी में अगर मैं कोई शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, स्टेलर एग्जाम्पल जी, आउटस्टैंडिंग। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 2017 मार्च से पहले अखिलेश जी की सरकार थी। मैं कोई किसी की प्रशंसा निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। 20 महीने जो थे 2017 मार्च से पहले, बड़ा कष्ट किया हमने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। मैक्सिमम मेहनत करने के बाद डिमांड आई 20,000 आवास की। आए मोदी जी, वो 20,000 क्या हुआ, 20 लाख हो गए। यहाँ पे 11 लाख आवास जो है आई हैव बीन ग्राउंडेड, 8 लाख लाभार्थियों को दे दिए गए हैं जी। तो मतलब लुक एट द डिफरेंस, कहाँ 20,000 और कहाँ 20 लाख। हमारी जो स्मार्ट सिटी योजना है, हाल में हमने एक पुरस्कार दिया फॉर द बेस्ट स्टेट ऑन स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश। स्वनिधि स्कीम जो हम स्ट्रीट वेंडर्स की को माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, 2 आपके शहर आई थिंक लखनऊ और कानपुर के जो आंकड़े हैं, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से हायर है। तो मैं किसी एरिया में भी देख लूं जी, देखिए, केंद्रीय सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट का डिमांड आता है, हमें तकलीफ कब होती है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को इनकरेज करते हैं कि आप भेजिए भेजिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई कमी नहीं। अगर आपके पास चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा हो जो टोटली कमिटेड और जो हैंड्स ऑन, अब मैं सिविल एविएशन का बताता हूँ, मेरे पास 2 साल था सिविल एविएशन का। जी हाँ, जी हाँ, जी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पिछले कुछ सालों में 2,000 करोड़ लगाया है उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों पे काम। जब योगी जी की सरकार आई थी, मेरे को लगता था 2 यहाँ पे एयरपोर्ट्स थे फंक्शनल, जी, अब 8 हैं। अभी हमने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बनाया। अयोध्या में हवाई अड्डा बनाने में लैंड एक्विजिशन हो रही है, और जेवर तो बता ही रहा हूँ कि कितना बड़ा है। तो जौन सा भी फील्ड देख लीजिए, सिविल एविएशन, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, जौन सा भी, उत्तर प्रदेश का आंकड़े स्टेलर एग्जाम्पल, मैं वही कहूँगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश को आप ऊंचे पायदान मैं पर रखते हैं। उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड भी हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, आप उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हैं। हम आपसे बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में भी। सतत योजनाएं चलाई थी 2019 में, जिसमें हम ऑल्टरनेट, हमने ये कहा था कि 48 रुपये किलोग्राम के हिसाब से हम बायोगैस फ्यूल खरीदेंगे। तो उस योजना की क्या स्थिति है और आगे उसको इम्पिटस कैसे मिले? देखिए, सारी योजनाएं जो हैं बहुत अच्छी चल रही हैं। देखिए जी, आप एक चीज को मान के चलिए, इस समय हमारी स्थिति क्या है जी। भारत में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है एनर्जी की, अब एनर्जी को मैं ब्रॉड तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, उसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, सब कुछ। जी बिल्कुल। हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ग्लोबल एवरेज की 1/3 है जी, ठीक है। कोविड महामारी के पहले हम $2.89 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे जी, ठीक है। मैं समझता हूं 2024-25 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। 2010 तक हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे हमने शुरू किया, आत्मनिर्भरता और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, आपकी एनर्जी कंजम्पशन तो बढ़ेगी, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन आपकी बढ़ेगी तो आप देखिए अभी आपकी एनर्जी कहां से आती है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन जो है 85% इंपोर्ट होती है, 85%। हमारी जो गैस की इंपोर्ट्स हैं मस्ट बी लेस देन दैट, 55% इंपोर्ट हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग 2 or 3 थिंग्स साइमल्टेनियसली। एक तो जो हमारा अपना एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं। जी,
हमारी, मेरे को जहां तक याद है, हमारे लैंड एरिया इज 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.5 मिलियन, पर हमारा जो एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन इज बिटवीन 7 and 8%, उसको बढ़ा रहे हैं। अभी हमने असम में गुवाहाटी में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वहां पे 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन है, उसको बढ़ा के हम 60,000 किलोमीटर ले रहे हैं। ऑफशोर भी बढ़ा रहे हैं। हमारी जो बायोफ्यूल ब्लेंडिंग है, जब मैं राजदूत था ब्राजील में, 2006 की बात है, उस समय हमारी कोशिश ये थी कि हम 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 5% एथेनॉल बेस्ड ऑन शुगर की ब्लेंडिंग करें, 5% सिर्फ। मोदी जी ने E20 पॉलिसी लाई, आज ऑलरेडी 9-10% ब्लेंडिंग हो रही है, और हम इसको 10% को 20% ले जाने वाले हैं। और आप गडकरी जी की स्टेटमेंट देखिए, फ्लेक्सी फ्यूल इंजन आने होंगे, बाकी काम तो दबा के काम हो रहा है जी। जहां तक ऑयल प्राइसेस हैं, जी हाँ, मैंने आपके पूछने से पहले मैंने जी बहुत से लोग, बहुत से लोग जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ जानकारी उनको मिलनी चाहिए जी। मार्च 2020 में इकोनॉमिक एक्टिविटी जब रुकी महामारी के कारण, इंटरनेशनल प्राइस ऑयल की गिर के $19.56 हो गई, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होगी, वो $78 हो गई है, $78। 2010 में कांग्रेस की सरकार ने ऑयल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट करने का मतलब है कि आप जो इंटरनेशनल प्राइस होगी वही है जी। उस समय अपने आप को कंफर्ट लेवल देने के लिए आपने 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड फ्लोट कर दिए। मतलब कि आपके और मेरे टाइम में थोड़ा सा कम रहे तो आपके जो बच्चे होंगे और ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो चोक हो जाएंगे। अब हम 20,000 या 15 साल के ऑयल बॉन्ड थे, जहां तक मेरे को याद है, 15 साल के ऑयल बॉन्ड अगर 2005 में रसाल दिए गए तो अभी मैच्योर हुए 2020 और 21 में, तो आपका 20,000 करोड़ आउटफ्लो है, तो आपने पहले ही उसको कर दिया। तो इसका क्या हल है? एक केरला हाईकोर्ट ने पिछले ही कुछ दिनों में कहा कि इसको जीएसटी में लाया जाए। तो एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, शायद आपके यहाँ हुई है लखनऊ में। जी हाँ जी। तो निर्मला जी ने ये जो विषय है काउंसिल के सामने रखा, और काउंसिल में तो आपको पता है यूनानिमस सपोर्ट काउंसिल में चाहिए, पर स्टेट्स नहीं मानी। देखिए, हम 32 रुपया पर लीटर लेते हैं, उससे क्या करते हैं हम 32 रुपये से? आपको 90 करोड़ लोगों को दिन में 3 समय का भोजन दिया महामारी के दौरान, 90 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेस दी, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ 13 लाख शहरी क्षेत्र में आवास सैंक्शन किए, ठीक है, शौचालय बनाए, उज्ज्वला योजना दी, हम उस 32 रुपए में करते। देखिए 2014 में टोटल गैस कनेक्शन 14 करोड़ थे, आज 30 करोड़ हैं, 30 करोड़ 29 करोड़ के अधिक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? वो परसेंटेज वैट लगाती है। परसेंटेज वैट का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए 39% है तो 39% रहेगा, चाहे $20 दाम है या $80 दाम है। तो मैं समझता हूं कि हर एक ऐसी सिचुएशन में जी कुछ टफ डिसीजंस तो लेने होंगे सर आप जी, और मैं समझता हूं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ लेने होंगे। पर इसमें ये हुआ तो हो नहीं सकता कि आप प्रॉब्लम कहीं क्रिएट हो रही हो और उसका जो जुर्माना है वो कोई और भुगते। तो इसलिए सब बैठ के करेंगे हम कुछ। लेकिन पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के साथ स्क्रैप पॉलिसी का क्या कोई कोरिलेशन बनता है? क्या ऐसा लगता है कि देखिए जी, कौन सी चीज का रिलेशनशिप किस चीज के साथ बनता है, थोड़ा सा एजाइल माइंड हो तो कोई भी रिलेशनशिप बना सकता है, समझ गया ना? मैं समझता हूं कि पहली बात तो है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस का जो विषय है ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का नहीं है। सबसे पहले तो ये वित्त मंत्रालय का, क्योंकि ये टैक्सेशन मामला है, वो जीएसटी काउंसिल में जाएगा या क्या रेट होगा, पर हम लाइन मिनिस्ट्री, इसलिए मैं हमेशा, कभी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार मुझसे सवाल पूछते, मैं ये नहीं कहता मेरा सवाल नहीं आप वित्त मंत्री जी के बाद आए, मैं आंसर करता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रैप पॉलिसी, सारी पॉलिसीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण के लिए जरूरी है, इसमें और बड़ी चीजें हैं सर। लेकिन इसमें लोग थोड़ा सा ऐसा एक परसेप्शन सा बन रहा था, ऐसा लोगों से बात करने पर परसेप्शन, वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल और डीजल जो है उसके वाहनों को धीरे धीरे हमें कम करना है, ये उद्देश्य है स्क्रैप पॉलिसी? देखिए, स्क्रैप पॉलिसी इज मच बिगर देन व्हीकल्स ओनली। स्क्रैप पॉलिसी डील्स विद सो मेनी थिंग्स। देखिए, पहले यहाँ पे मैं बताया, क्योंकि विषय हमारा नहीं है,
आप जो 3 R's पॉलिसी है, 3 R फोकस है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। एसेट्स जो हैं, आप एसेट्स आर नॉट इन कंपार्टमेंट्स। आप एक शिप को अगर स्क्रैप करते हैं तो शिप का जो स्क्रैप मेटल है उसकी भी वैल्यू है। जी हाँ, बिल्कुल। उसको आप इंडस्ट्री में लगाते हैं और उसको आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से करना चाहते हैं। जी। तो आपका सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट वो क्या मेरे मंत्रालय के साथ सिर्फ जुड़ा हुआ है या बाकी मैं सबके साथ जुड़ा हुआ है? तो मैं समझता हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी आई एम नॉट द लाइन मिनिस्टर फॉर दैट। हमें आने वाले दिनों में वी विल हैव टू पे मोर अटेंशन कि स्क्रैप पॉलिसी की क्या सिग्निफिकेंस है। और हमारे यहाँ थोड़ी सी जो उसके बारे जो कॉन्शियसनेस है, अवेकनिंग है, थोड़ा टाइम लगता है, पर आती है और एकदम फुल ब्लास्ट में लोगों को फिर समझ आती है, क्योंकि शायद हम कभी कभी हमारी तरफ से प्रचार करने में कोई कमी रह गई होती है। जी। तो हमने मंत्रालयों के बारे में आपसे विस्तार में चर्चा की, आपने बहुत दरिया दिल्ली के साथ खुलकर उनके जवाब दिए। एक प्रश्न मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से करना चाह रहा था, जानना चाह रहा था, वंदे भारत जब आपने, जिस वक्त कोविड था, आपने जो भूमिका निभाई थी, वो उस भूमिका की बड़ी व्यापक सराहना हुई थी। मैं चाहूँगा हमारे डीडी यूपी के दर्शकों को आप कोई ऐसी घटना ज़रूर बताएं जो दिल को छू गई हो और आपको अभी तक ताज़ा हो दिमाग में। नहीं, ऐसा है, मैं आपको जब वंदे भारत मिशन की शुरुआत हुई तो जयशंकर जी हैं जो विदेश मंत्री, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ फॉरेन सर्विस में रहे हैं, बने वो, मैं 74 में ज्वाइन किया था, वो 77। तो मैं उनसे एक दिन बात कर रहा था, तो जब लॉकडाउन ग्लोबल होना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा, भाई हमारे हरदीप जी, कई हमारे जो भारतीय नागरिक हैं अलग अलग देशों में काम करते हैं, वो वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं, कई उनमें से नौकरियां छूट गई हैं और फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि आप पहले ऐसा करिए कि आप एक असेसमेंट कर लीजिए कि जो भी हम ये नई योजना बनाएंगे जिसका वंदे भारत मिशन था, आपको क्या लगता है कितने लोगों को आना पड़ेगा और कितने लोगों को लाना पड़ेगा? भाई साहब, मेरे को जहाँ तक याद है वंदे भारत में, अब मैं वो कह रहा हूँ कि जो एयर इंडिया के विमान जो लाए हैं लोगों को वापस, हमारे प्राइवेट कैरियर्स लाए हैं, और जो हमारे यहाँ लोग फंसे हुए थे जिनको बाहर लेके गए क्योंकि एयर बबल सिस्टम भी शुरू हो गया, आई थिंक टोटल नंबर ऑफ पीपल कैरिड बैक बाय वंदे भारत, मतलब आप सोच भी नहीं सकता, 1,90,000 तो एक देश से आया वापस। जी बिल्कुल। यहाँ एक हमारे गल्फ में देश है जो 1,90,000 से तो उससे अधिक वहीं से हो गए थे। टोटल मुझे लगता है कितने 80 लाख होंगे, उससे ऊपर हो गए थे। तो कहीं कहाँ हमने सोचा था 1,90,000 आएंगे और कहाँ 80 लाख। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती महामारी के दौरान, चमत्कार कैसे किया आपने? कुछ नहीं किया, सब लोग बैठे और हमने वो क्या एक तरह से वॉर रूम है जहाँ पे दिन रात, सुबह से के रात तक फोन आते थे कि हमारा पैसेंजर यहाँ फंस गया। वो आराम से बैठ के हमने स्कीम बनाई, बायलैटरल डिस्कशंस किए और हमने फेयर्स भी बड़े रीजनेबल रखे। मैं समझता हूँ कि उस समय मुझसे पूछा गया था आपके सामने कौन से सबसे बड़े चैलेंज है, पता मैं क्या कहता था? इस क्राइसिस के दौरान हमें एयरलाइंस को बैठने नहीं देना, एंड वी सक्सीडेड इन दैट। नहीं बिल्कुल। अब तो हमें एक्टिविटी इज आई थिंक रिवाइव टू 85% प्लस। तो अब तो वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगे, एयरपोर्ट्स में भी आमदनी होगी, एयरलाइंस को भी आमदनी होगी, टूरिस्ट सेक्टर भी बढ़ेगा। अभी मैं हाल में बंगाल गया था, अभी आपके यहाँ आया, भरे हुए हैं जहाज तो जी। तो अब तो वो डर लगता है कि हम शायद कई जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें कमी ना आ जाए। मेरे पास 2 प्रश्न और हैं आपसे पूछने के लिए। पहला तो ये कि सेवा ही समर्पण, आजकल पूरा देश ये इस भूमिका में प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको पता है 7 अक्टूबर को जी उनके 20 साल हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। 12 वर्ष उन्होंने किए एज मुख्यमंत्री गुजरात में, और उसके बाद 7.5 मिला के 20 वर्ष हो जाते हैं उनको पब्लिक लाइफ में। और उनका जो एग्जाम्पल है सेवा का, किसी भी एरिया में देखिए मैं आपको याद कराना चाहता हूँ 1916 में महात्मा गांधी ने बनारस में वो फेमस स्पीच दी थी स्वच्छता पे, जिससे 2 चीजें निकलती है कि मैं निकला बाहर, मैं देखने गया अपने मंदिरों में ईश्वर को, पर मुझे स्वच्छता नहीं मिली। तो मतलब उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता तो है
पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए 1916 में ये जो बड़े आंदोलन थे शुरू नहीं हुए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत बाद में आए, उससे पहले 1919 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो बाद में आई है, 1916 की बात। पर गांधी जी का जो स्वच्छता का सपना था वो अधूरा रह गया। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2005 और 2006 में उन्होंने ये फिर कार्यक्रम उठाए और गुजरात तो हो गया, मतलब गुजरात में स्वच्छता कैंपेन सक्सेसफुल रही, पर नेशन वाइड जो है 2014 में पहले जब लाल किला से व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द नेशन, बहुत मेरे लोग लिबरल लेफ्ट विंग कहते थे ये क्या इशू है स्वच्छता का। मैं देखना कुछ साल में पता लगेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, बिकॉज बाकी तो होगा। हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, मैं समझता हूं अगर स्वच्छता मिशन सफलता नहीं प्राप्त करती बाकी भी बैठ जाने थे। और महामारी के दौरान हमें मदद मिली स्वच्छता मिशन से, स्मार्ट सिटीज मिशन से, टेक्नोलॉजी यूज की हमने, अर्बन एसेंशियल सर्विसेज को मॉनिटर किया। जी, अमृत 2 की बात अभी आपने की थी और प्रधानमंत्री महोदय ने उसका आरंभ किया था और शायद आपकी ओर इंगित करते हुए एक बात हुई थी और मैं जानना चाह रहा था और रादर पूरा दिल्ली जाना चाह रहा होगा। उन्होंने कहा था कूड़े के बड़े बड़े पहाड़, उन्होंने कहा तो वहाँ 3 है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भाषण के दौरान मैं तो साइड में बैठा था, मेरा नाम लिया और फिर कहा और मैंने आई वाज नॉटिंग। देखिए ऐसा ही वहाँ सर 3, मेरा प्रश्न ये था कि वहाँ एक गाजीपुर है, एक ओखला है और एक जीटी करना। मैं शायद वो गाजीपुर की बात कर रहे थे, प्रियोरिटी में गाजीपुर बात कर रहे थे। मैं ये ऑलरेडी इस पे लोग काम कर रहे हैं जी। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार, देखिए लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब मैं कोई अपने आप को दूर नहीं करा, पर उसी दिन मैंने जाके अपने लोगों से बात की। मैंने कहा मैं मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है कि नहीं, रिलेशनशिप है नहीं, मैं इसको पर्सनल लेवल पे अब लूंगा जी। हमारी जो वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो 2014 में 17% थी जी। आपको ये आपके दर्शकों को मालूम होगा जितनी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं पूरी प्रोसेस नहीं कर पाते। तो हमने कई अच्छे कदम लिए, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, गीला कूड़े को सूखे को अलग करना, गीले को कंपोस्ट बनाना, सूखे वाले से वेस्ट एनर्जी बनाना, इसको हम 70% तक ले आए। तो एक तो हम इस 70 को 100 पे ले जाएंगे, ठीक बात, इन दोनों योजनाओं से और अदरवाइज। और इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, पर मैंने कुछ और काम शुरू किया। अच्छा, मैंने अभी आपने एक ऑयल कंपनी का और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंद्रप्रस्थ गैस और इनका एक MOU साइन कराया कि ये कूड़े को लेके पार्ट ऑफ द बायो रेमेडिएशन, कूड़े को लेके इससे वो गैस बनाएंगे। तो पहला जो प्लांट है वो मैंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट किया, हम नवंबर में इसे करके ये फीजिबिलिटी तो करके है, इसको इकोनॉमिकली वायबल बनाना। फिर एक बार ये और उससे बड़े और स्टेप ले रहे हैं, तो एक पे नहीं रुकेंगे, फिर इसको 100 बनाएंगे इसके प्लांट। तो पहले दिल्ली के तीनों जाएंगे और उसके बाद देखिए ऐसा है, दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी केजरीवाल जी की है, मेरी नहीं है, पर मैं उनकी सहायता करूंगा और जहां उनकी तरफ से कोई कमी हुई तो मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा। हम आपको किन शब्दों में धन्यवाद दें? हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं हृदय की अतल गहराइयों से, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के दर्शकों की ओर से, कि माननीय हरदीप सिंह पुरी जी ने हमको समय दिया और विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।